गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th के 2 चैप्टर मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। प्रश्नों का अभ्यास आप स्वयं खुद करें। एक टॉपिक करवाया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। पहला चैप्टर आपको मैंने करवा दिया, कौन सा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसी से संबंधित आगे दूसरा जो चैप्टर है वो मैंने आपको करवाया, कौन सा? बहुपद वाला, पॉलिनोमियल फंक्शन वाला। ये तो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। ये वाला चैप्टर नंबर आपका 2 हो गया। आज अपने तीसरा चैप्टर करते हैं, जो आपकी किताब का तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, तो ये आज का टॉपिक हो गया अपना कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको भी 3-4 वीडियो के अंदर क्या अपना कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, दो चर, सबसे पहले बात आती है रैखिक समीकरण। बारीकी से देखें, रैखिक समीकरण क्या होती है आपको मालूम है? जब किसी चर की घात क्या 1 हो। जब मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करवाया था, उस समय आपको समझाया था कि यदि आपके पास जो चर दे रखा है, वेरिएबल है, उसकी पावर यदि आपके 1 होगी, उस समय उसको क्या बोलते हैं? लीनियर, रैखिक बोला जाता है। इसका मतलब अपने पास जो चर काम में लेंगे, चर कौन से? x और y, ये अपने लगभग ही काम में लेते हैं। तो जो आपका चर रहेगा, दो चर मतलब क्या होने चाहिए? 2 चर होने चाहिए। एक तो जैसे मान लो x हो गया, दूसरा क्या ले लिया जाएगा? y। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मतलब है कि इन दोनों चरों की जो पावर है वो इक्वेशन में, समीकरण में आपको 1 नजर आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी समीकरण इस फॉर्म की होगी, ex + by + c = 0। इस फॉर्म में जो समीकरण है, इसमें आप देखें चर की पावर क्या 1 है। चर कौन है? x है। दूसरा चर कौन है? y। इसकी भी पावर क्या है? 1 है। जहां पे साथ में ये आपके जो ABC होते हैं, ये कोई भी रियल नंबर आपके हो सकते हैं, वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान आपको मिलेगा। अब ये रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या होगा कि इसके द्वारा आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। x और y क्यों दी? क्योंकि आप निर्देश तंत्र में आप पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आप क्या लेते हो? एक तो लेते हो x और दूसरी x कौन सी लेते हैं? yx। तो ये दो तरह के x हैं आप देते हैं। अब देखो, दूसरी रह गई बात कि रेखा बनाने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए? अधिक तो बहुत सारे हो जाए, एक रेखा तो बहुत सारे बिंदु होते हैं। कम से कम 2 बिंदु। कैसे? मान लेते हैं एक पॉइंट आपका ये रह गया, एक पॉइंट आपका रह गया ये वाला। इन 2 बिंदुओं को आप मिलाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक रेखा बन के तैयार हो जाएगी। तो एक रेखा को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु आपको चाहिए। अच्छा, ये पूछ लिया जाए प्रश्न कि रेखा पर कितने बिंदु स्थित होंगे? तो देखो, बहुत सारे होते हैं। देखो, आप रेखा के ऊपर कितने भी बिंदु स्थित करवा सकते हैं। तो यदि प्रश्न आ जाए कि एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं, तो भाई अनंत बिंदु हो सकते हैं। बहुत सारे बिंदु आप ले सकते हैं, अलग अलग तरह के मान आप उनमें ले सकते हैं। ये बात होने के बाद में अब जो आपका जो चैप्टर है, दो चर वाला, 2 चर ले लिए। रैखिक समीकरण यही आपकी है ना। समीकरण क्यों होगी? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है, 2 साइड होती है, एक LHS और एक क्या होता है? RHS। तब जाके इक्वेशन कहलाती है। यदि बराबर वाले पार्ट को हटा दिया जाए, तब आपका अभी ये क्या है? बहुपद है। तब क्या कहलाता है? ये समीकरण नहीं होके आपका ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं कि अपने ये जो समीकरण वगैरह बनाते हैं, तो इनका जो बीजगणितीय निरूपण है वो किस प्रकार से करवाया जाए, है ना। कैसे कैसे अपने समस्याएं दे रखी होगी, उसका बीजगणितीय निरूपण आप कैसे करवाओगे? तो उसके लिए देखो, अपने स्टार्टिंग जो आपका 3.1 है,
उसके अकॉर्डिंग अपने ये समझते हैं कि भाई समीकरण किस प्रकार बनाए जाए, है ना। समीकरण मान लो आपको दे नहीं, आपको क्या करना हो, समीकरण का निर्माण करना हो, तो अपने किस प्रकार करते हैं। देखो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके उससे मैं आपको एक समीकरण बना के दिखाता हूँ। देखो मान लो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल, एक प्रश्न है आपका जो प्रश्न 3.1 उसमें वो कहता है जैसे 1 केजी सेव, क्या कह रहा है कि 1 केजी सेव और 1 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर क्या है 160 रुपए। अंगूर का मूल्य क्या है 160 रुपए है। चलो बराबर हटा देता हूँ 160 रुपए। 1 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या है अपना 160 रुपए है। फिर वो कहते हैं कि 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है रेट आपकी बढ़ जाए, तो ले लेते हैं जैसे 3 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। तो इसका आप क्या बनाए, बीजगणितीय रूप में से लिखें, समीकरण की फॉर्म में आपको इसको बनाना है। आपके पास एक समस्या दे रखी है, उस समस्या को बीजगणितीय फॉर्म में बनाए, मतलब इस प्रकार की इक्वेशनों के रूप में आप बनाए। तो बनाते हैं। देखो आपको चीजें क्या दे रखी है, एक तो दे रखा है सेब और एक दे रखा है अंगूर, दोनों को मिला के रेट मालूम है, अलग अलग किस भाव के पता नहीं है। नहीं पता है तो अपना एक काम करते हैं, मैथ के अंदर मानने का ही काम होता है। तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है और 1 केजी अंगूर का मूल्य, एक समान तो होगा नहीं ना, अंगूर थोड़े सस्ते और सेब क्या थे थोड़ी महंगी। तो 1 केजी सेब का मूल्य ले लेते हैं x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या ले लिया y रुपए। अब इनके द्वारा समीकरण बनाए। पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन में ये कहता है कि 1 केजी सेब, तो 1 किलो जो सेब है, 2 किलो अंगूर है, इनकी रेट दे रखे, तो अपने इसको पैसे में चेंज करवा। देखो 1 केजी सेब है तो 1 केजी सेब का मूल्य क्या है x रुपए, तो सीधी सिंपल सी कहानी भी x रुपए। फिर प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है y रुपए है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा 2y। मतलब 1 किलो के अगर y रुपए लग रहे हैं, 2 किलो के कितने लगेंगे, आप क्या करवाओगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 2y। ये जो दोनों रुपए हैं वो मिलके कितने रुपए आपको देने पड़ रहे हैं 160 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। जो पहली समस्या आपको दे रखी थी ये वाली, इसका आपने क्या कर दिया, बीजगणितीय निरूपण आपने करवा लिया। अब चलते हैं 3 महीने के बाद में वो एक नई समस्या और दे रहा है, उसका बीजगणितीय निरूपण करवाया जाए। ये कह रहा है 4 केजी सेब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 केजी सेब उसका मूल्य x है, तो 4 किलो की रेट क्या हो जाएगी 4x। फिर प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 किलो के y रुपए लग रहे हैं, तो 2 किलो के कितने लगेंगे 2y। दोनों रेट मिला के दुकानदार को कितने रुपए आप दे रहे हो 300 रुपए, तो दोनों मिला के ऐड करवाओगे 300 के बराबर होना चाहिए। तो ये समीकरण आपकी क्या बन गई 2। तो इस प्रकार से आपको जो समस्याएं दे रखी हैं, जो भाषा लैंग्वेज आपको दे रखी है, उसके द्वारा बीजगणितीय निरूपण आपको आना चाहिए। जैसे आप उनको बीजगणितीय समीकरणों में कन्वर्ट आप करवा लोगे, फिर आगे की प्रोसेस चलेगी, ग्राफ वगैरह बनाने की प्रोसेस आपकी चलेगी। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप ऐसे प्रश्न खुद भी कर सकते हैं, 3.1 के अंदर आपको दे रखे हैं। तो चलो आगे एक एग्जाम्पल लेके और समझें इसी बात को, इसी मैटर को, कि बीजगणितीय निरूपण कैसी कैसी समस्या आती है और अपने किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। अब एक ले लेते हैं उम्र वाला, जैसे आपके बुक का एक प्रश्न है शायद,
उसमें दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो कौन है, एक ही है, एक उसकी पुत्री है। वो क्या कहता है, आफताब। आफताब व्यक्ति है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी किससे, पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी किसकी, आफताब की, मेरी आयु तुमसे 7 वर्ष जो पूर्व है, आफताब कहता है कि मेरी आयु तुमसे 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। और एक लाइन और भी देता वो कि और 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में 3 वर्ष पश्चात मेरी आयु तुमसे मतलब आफताब की पुत्री से, तुमसे 3 गुनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। तो इसका क्या बनाना, आपको बीजगणितीय निरूपण आपको करवाना है। वैसे तो इनकी क्या है, उम्र आपको निकालनी होती है, ठीक है, वैसे क्या उम्र इनकी निकालनी होती है। एक बार अपने क्या काम करते, देखो उम्र निकालना आगे का जो प्रोसेस है, जो ग्राफीय निरूपण अपने करेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे का मैटर और पढ़ लेंगे। सबसे पहला काम है कि दी गई भाषा को, लैंग्वेज को आप बीजगणितीय रूप में किस प्रकार से लिखोगे। पहले प्रश्न को देख लिया, ये कह रहा है कि आफताब और कौन है, पुत्री। कितने लोग हैं भाई, एक तो ये आफताब जी है और एक इनकी सुपुत्री है, 2 ही लोग हैं। तो दोनों की वर्तमान आयु अपने को पता नहीं है, नहीं पता तो एक ही काम करते हैं मानने वाला, है ना, तो मान के करवाएं। तो क्या मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु ले लेते हैं, आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की जो वर्तमान आयु है वो अपने मान लेते हैं क्या है, x वर्ष है। और पुत्री की वर्तमान आयु क्या ले लेते हैं, y वर्ष। आफताब की खुद की तो क्या ले ली, x वर्ष ले ली, पुत्री की क्या ले ली, y वर्ष। अब देखो जो 2 चीजें हैं तो उनको अपने लेते हैं। एक तो बात हो रही है कहाँ, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही, पहले की। तो 7 साल पहले आफताब की उम्र क्या थी, पुत्री की क्या थी, वो भी अपने यही एक साथ पहले लिख लेते हैं। तो लिखें, देखो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु 7 साल पहले, बताओ छोटा था बड़ा था, 7 साल पहले की बात और ये छोटा ही तो था। तो वर्तमान आयु में से 7 वर्ष आप घटा दो तो 7 साल पहले की उम्र आ जाएगी। जैसे मान लो अभी आप 17 साल के हैं तो 7 साल पहले की उम्र क्या थी, 10 वर्ष। 17 में से आपने क्या कर दिया, 7 को घटा दिया। वैसे वर्तमान x है, 7 वर्ष पहले की निकालनी है, क्या करें, x में से 7 घटा दें। तो 7 वर्ष पहले आफताब की तो आ जाएगी x -7 और 7 वर्ष पूर्व किसकी, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में y है तो 7 साल आप कम करवा दें तो उसकी पुत्री की आ जाएगी y - 7 वर्ष। एक चीज और दे रखे, देखो और कौन सा है, 3 वर्ष पश्चात, ये भी अपना यही लिख लेते हैं सारा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद की आयु भी पता लग जाएगी। 3 वर्ष पश्चात किसकी, आफताब की आयु 3 साल के बाद में, वर्तमान में आयु क्या है, x वर्ष है। 3 साल के बाद क्या होगी, आयु बढ़ेगी। तो वर्तमान वाले में आप 3 साल और जोड़ दें, आफताब की हो जाएगी x प्लस में 3। इसी प्रकार जो पुत्री है, 3 वर्ष पश्चात आफताब की जो पुत्री है उसकी भी आयु क्या होगी, बढ़ेगी। वो भी वर्तमान y साल की है तो 3 साल बाद उम्र क्या होगी, y प्लस में 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार दी गई 2 समस्याओं को अपने सिर्फ लिखा है, जांच की है। अब इनका बीजगणितीय निरूपण अपने करवाएं। तो देखो पहली लाइन वो क्या कह रहा है
कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुमसे, तो दो बातें हो रही है, किसकी? एक आफ्ताब की, एक पुत्री की। तो देखो दोनों की लेते हैं, कब? 7 वर्ष पूर्व की उम्र मैं लिखता हूँ। देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर के नीचे थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं। तो देखो 7 साल पहले आफ्ताब की तो उम्र थी ये वाली, पुत्री की उम्र क्या थी? ये वाली, है ना। यहाँ लिखा देखो कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र तो क्या थी? x - 7 और पुत्री की y - 7, दोनों लिख दी, आमने सामने लिखिए। ये क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुमसे 7 गुणी थी, तो 7 गुना कौन था? आफ्ताब, है ना। आफ्ताब इसकी उम्र से क्या था? 7 गुना। अब मेरे को दोनों मैट्रिक क्या करवाने? बराबर। तो ये तो 7 गुना बड़ा है ना, तो आप पुत्री की उम्र को 7 से गुणा करवा दो, दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? बराबर। तो पुत्री वाले साइड में क्या कर दी? 7 की गुणा, तो ये हो जाएगा आपका x - 7 बराबर 7 की गुणा 7y माइनस का 49, ठीक है। इन दोनों को उठा के यहाँ ले आओ। देखो x आपका पड़ा है, y वाला पार्ट x वाले के साथ में लिखो -7y, और ये इधर आएगा तो देखो इसमें से घटेगा, घटेगा ना, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव 42 बराबर 0। एक समीकरण आपको मिल गई। दूसरी कहां से मिलेगी? दूसरे वाली बात से। दूसरी वाली बात क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात मेरी आयु तुमसे 3 गुनी रह जाएगी। तो 3 साल के बाद, कितने साल के बाद? 3 साल के बाद दोनों की उम्र देखते रहो, ये अपने पहले निकाल रखिए। 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु क्या है? x + 3 और पुत्री की आयु y + 3 है। तो मैं लिखता हूँ, देखो x + 3, सामने क्या लिखा? y + 3, कहता क्या है कि तुमसे कितनी हो जाएगी? 3 गुनी रह जाएगी। ये 3 गुना है, दोनों को क्या करवाना है? बराबर मेरे को करवाना है। तो एक काम करें, बराबर का चिन्ह लगाओगे, कब लगेगा बराबर? जब पुत्री की उम्र को आप 3 गुना करवा दोगे। तो गुणा करवा के खोलते हैं अभी, x + 3 बराबर 3y + 9, दोनों को उठा के यहाँ ले आओ, x - 3y, ये इधर आके घटेगा तो माइनस का 6 बराबर क्या रह जाएगा? 0। समीकरण नंबर क्या आ गई? 2। तो इस प्रकार दी गई समस्या का आपने क्या कर लिया? बीजगणितीय निरूपण अपने करवा लिया। जैसे बीजगणितीय निरूपण आप करवा लोगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस बहुत आसान है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें, पॉज करके देखना चाहें इसे, तो आराम से आप देखें। इसी प्रकार के ये प्रश्न आपके रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको, भाषा को, लैंग्वेज को बीजगणितीय रूप में आप आराम से व्यवस्थित करवा सकते हैं। अब जब आप बीजगणितीय रूप में निरूपण करवाना सीख जाते हैं, तो आगे चलते हैं कि ये ग्राफ वगैरह किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कैसे ये ग्राफिकल मेथड वगैरह आते हैं, अपने ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए, आगे चलें। अब देखो, जब दो रेखाओं के समीकरण आपके पास होंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि रेखाएं आपस में काटेगी नहीं काटेगी, है ना, संपत्ति होंगी। 3 शब्द आते हैं, तीनों के मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने और आगे चलते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। 3 तरह के शब्द आते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब है काटना। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है? काटना। काटेगी कौन? रेखाएं काटेगी। रेखाएं कब काटेगी? जब आपके पास 2 रेखा होगी, जैसे एक रेखा ये और एक रेखा ये कटेगी। सिंगल एक रेखा दे रखी तो आपको मालूम है कहीं नहीं कटेगी। तो रेखाएं कट कब होगी? जब 2 रेखाओं के समीकरण आपको मिलेंगे। इस प्रकार से 2 रेखाएं काटेंगी, कहीं पे काटे, एक बिंदु पर वो काटती। इसके बाद एक होता है रेखाएं समांतर होगी। समांतर का मतलब क्या है? एक रेखा यूं चल रही, दूसरी रेखा इसके पैरेलल हो, बिल्कुल एक दूसरे को कहीं पर भी वो नहीं काटती है। अनंत लंबाई तक आप यदि रेखाओं को बढ़ा दोगे तो भी रेखाएं आपस में नहीं काटेगी। तो रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक होता है समपाती। क्या होता है? रेखाएं समपाती। समपाती का मतलब है कि एक रेखा आपकी ये बन रखी है, दूसरी रेखा इसी के ऊपर क्या हो जाती है? ओवरलैप। जैसे मान लो कि मार्कर है,
एक रेखा मैंने नीचे ड्रॉ कर दी है, दूसरा मैंने उसके ऊपर क्या रखा, मार्कर। तो अब रेखाएं क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, समपाती कहलाती हैं। तो बनाने में देखो ऐसे बनाना पड़ेगा मेरे को, दूसरी रेखा को मैं डॉट डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दूसरी रेखा होगी। तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। इन तीनों के अंदर जब रेखाएं आपस में कट करती हैं तो एक बिंदु आपको मिलता है। रेखाएं समांतर होती हैं तो आपको क्या मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई बिंदु नहीं मिलेगा। और जब रेखाएं आपस में समपाती हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएं, उस समय आपको अनेक बिंदु मिलते हैं। देखो ये बिंदु तो नजर आ रहे हैं, तो इस समय आपको क्या मिलते हैं, अनेक बिंदु मिलते हैं। ये कंडीशनें निकालते कैसे हैं, जैसे एक रेखा का समीकरण आपको दे रखा है, ये रैखिक समीकरण अभी आपको मैंने समझाया था। अब यदि दो रेखाएं आ जाए तो x और y तो सेम रहेगा, इनके गुणांक तो चेंज होंगे। तो पहले वाली रेखा का मैं क्या ले लूं, 1 1, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी रेखा a2x + b2y + c2 बराबर क्या ले लिया, 0। ये मेरे को क्या दे रखी है, दो रेखाओं के समीकरण मेरे पास है। अब ये दो रेखाएं कब तो ये प्रतिच्छेद करेगी, कब रेखाएं समांतर होगी और कब रेखाएं आपस में क्या समपाती होगी। तीन तरह की कंडीशन है, तो इन तीनों में अपने इनको हल करवा दें। करना कुछ नहीं है, आपको क्या निकालना है, इनके रेशो अनुपात निकाल, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है। मतलब इनके जो गुणांक आपको दे रखे हैं चिन्ह सहित, वो कहाँ रखने, ऊपर नीचे आपको रख के अनुपातों को काट के आपको ये चेक करवाना है। क्या चेक करवाना है, यदि आपने पहली कंडीशन है ये वाली कि a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाल के रख के देखा और दोनों आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। अगर दोनों रेशियो, दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, उस कंडीशन में ये कहते हैं कि रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो आपको क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। तो इस एक बिंदु को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल आपको मिलेगा। अद्वितीय मिलेगा मतलब इस बिंदु के जैसा दूसरा बिंदु आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, समांतर वाली कंडीशन में a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और इन दोनों के मान क्या आ जाए, समान आ जाए, समान आ जाए। उस कंडीशन में फिर तीसरे को लिया जाता है, किसको, c1/c2 को लेके देखें। यदि ये दो तो बराबर हो परंतु तीसरा बराबर नहीं हो, उस समय रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर चलेगी और उनका कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। तीसरी और लास्ट कंडीशन है कि यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो और c1/c2, कहने का मतलब तीनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, उस समय कहेंगे कि रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है और अनेक तरह के हल आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। अद्वितीय रूप से नहीं मिलता है, बहुत सारे बिंदु आपको मिलेंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, ओवरलैप होते ही आपस में कट हो गई रेखाएं, बहुत सारे बिंदुओं पर तो अनेक हल आपको मिलेंगे। तो इस कंडीशन में तो इस निकाय को क्या बोलते हैं, निकाय क्या है, संगत है। क्यों बोलते हैं संगत इसलिए बोलते हैं कि इसका हल आपको मिलेगा। इस सिस्टम के अंदर जब रेखाएं समांतर होती है, इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोला जाता है, असंगत। इसके अंदर क्या आपको कोई हल नहीं मिलेगा। और जब रेखाएं समपाती, उस समय बोलते हैं संगत। इस समय भी निकाय जो सिस्टम है आपका, जो दो रेखाओं का सिस्टम आपको दे रखा है, लीनियर रेखाओं का, वो निकाय क्या होता है, संगत होता है, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित, डिपेंडेबल होता है, एक दूसरे पर डिपेंड ये होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी आपकी स्टार्टिंग है, तो ये बहुत अच्छी जानकारी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आराम से आप देख लें। तो ये आपका जो ये पेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पर लगभग 1-2 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं आराम से। तो जैसे आप ये
ले लें स्क्रीनशॉट। एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझे, है ना। एक उदाहरण अपने लेके ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, एक एग्जाम्पल लेके ट्राई कर देखो। एक तो क्या दे रखे हैं आपका 6x माइनस 3y प्लस 10, माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू क्या लिया 0। और एक रेखा का समीकरण आप और ले लें 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस का 9 बराबर 0। सामने क्या रहना चाहिए 0। अब आप कंपैरिजन करके ये बताएं कि a1 का मान क्या हो गया 6, b1 क्या हो गया -3, c1 हो गया आपका 10। इसी प्रकार a2 का मान क्या हो गया 2, b2 का मान इसका कोएफिशिएंट -1 और c2 का मान क्या हो गया 9। अब इनके वैल्यू निकालें। पहले आप क्या निकालें a1 बटा a2, a1 आपका 6 है, a2 क्या है 2 है, कैंसिल करो वो देखो कट रहा है 2 के पाड़े से ये 3 बार, तो क्या आया 3 बटा 1। अब क्या निकाल के देखें b1 बटा b2 निकालो, तो माइनस का 3 ऊपर रखा, नीचे क्या रखा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, उत्तर क्या बना 3 बटा 1। एक और निकालो, जब ये दोनों बराबर हो तो तीसरा भी निकाल के देखें c1 बटा c2 10 बटा 9 नहीं कट रहा है। तो इस एग्जाम्पल में आप ये देखें a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, परंतु c1 बटा c2 नहीं आ रहा। तो देखो आपको रिजल्ट क्या मिला कि a1 बटा a2 बराबर है किसके b1 बटा b2 के, परंतु c1 बटा c2 बराबर नहीं है। ये रिजल्ट आपको मिला और ये रिजल्ट मिलते ही क्या देंगे कि रेखाएं क्या है परस्पर समांतर है। क्या लिखेंगे रेखाएं कैसी है भाई समांतर है और साथ में निकाय क्या है असंगत है। निकाय आपका क्या है असंगत है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इनके गुणांकों को देख के आराम से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि तीनों कंडीशन में से आपके प्रश्न में कौन सी कंडीशन आ रखी है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करें और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उनको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे घंटी का एक चिन्ह दे रखे हैं बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, अपने नोट्स के अंदर लिखें, आपको इसमें काफ़ी सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।